डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आइए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चलते हैं हम लोग, जिसमें कि मैंने अति लघु उत्तरी प्रश्नों का श्रृंखला यहाँ बनाया हुआ है। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को, जिसमें पहला हम लोग का प्रश्न है, भारत में संप्रदायों को किसने जन्म दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, भारत में संप्रदायों को किसने जन्म दिया। तो इसका जो उत्तर है, भारत में उपनिवेशवाद ने नए वर्गों एवं संप्रदायों को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसी के साथ ही भारतीय राष्ट्रवाद ने भी उपनिवेशवाद के अंतर्गत आकार लिया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, भारत में संप्रदायों को किसने जन्म दिया। तो सबसे बड़ा जो जन्म देने के लिए जिम्मेदार है वह उपनिवेशवाद होता है। डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। दलित से आप क्या समझते हैं। सेकंड प्रश्न हम लोग का है, दलित से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो आंसर है, उत्तर हो जाएगा, दलित शब्द से तात्पर्य उस दुर्बल वर्ग से है जिसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति काफ़ी न्यूनतम होती है। दलित सदैव अस्पृश्यता एवं सामाजिक भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। इनका सदैव शोषण किया गया है। भारतीय संविधान में दलितों को अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा गया है। तो ये जो दलित डिफिनेशन है, यह भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो समाजशास्त्र के और भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का PDF पाने के लिए कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से क्लिक करें, वह वीडियोस आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, और वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। डियर स्टूडेंट, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में लोग का जो तीसरा प्रश्न है, जनसंख्या नीति के क्या उद्देश्य हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इनका उत्तर कि जनसंख्या नीति वास्तव में क्या होता है। जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप लोगों में जागरूकता फैलाकर जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त करना तथा जन स्वास्थ्य के मानक स्तरों में सुधार करना है। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं जनसंख्या नीति, यानी कि जागरूकता फैलाकर जनसंख्या पर नियंत्रण और साथ ही जन स्वास्थ्य के मानक सुधारों में जो सुधार करने की नीति होती है, उससे ही हम लोग जनसंख्या नीति कहते हैं, और यही इसका क्या है, उद्देश्य होता है। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चौथा हम लोग का प्रश्न है, जनजातियों के स्थायी लक्षण क्या हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, जनजातियों के स्थायी लक्षणों में क्षेत्र, भाषा, शारीरिक विशिष्टताएं और पारिस्थितिकी आवास को शामिल किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से जनजातियों के स्थायी लक्षण होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने इतिहास और नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर उन प्रश्नों का लिंक दिया हुआ है, और वो सभी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और वो भी उत्तर के साथ, और वो भी सरल शब्दों में। तो आप उन प्रश्नों को एक बार जरूर देख लें। पांचवा प्रश्न है, वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वर्ण के बारे में अगर बात किया जाए तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ जो है, रंग है, जिसमें समाज की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 श्रेणियाँ हैं। इन चारों श्रेणियों के विभाजन को ही वर्ण कहा जाता है। तो वर्ण की परिभाषा यह आपकी पर्याप्त है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई समस्या है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपको किसी विषय में या किसी प्रश्नों में कोई डाउट होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हम उस प्रश्नों या उस विषयों से रिलेटेड आपके लिए उत्तर आसानी से प्रोवाइड करा सकें आप सभी के लिए। छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अनुसूचित जातियों की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये अनुसूचित जातियां हो गई या जनजातियां हो गई, तो इनकी विशेषताओं के बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता हो गई, अस्पृश्यता की भावना के कारण अनुसूचित जाति की समाज में काफ़ी हीन स्थिति रही है। आज भी समाज में इनके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार में कमी देखी जाती है। तो यह हम लोग को देखने को हमेशा ही समाज में देखने को मिला है। और सेकंड जो इसका है, सेकंड विशेषता समस्या के रूप में अगर देखा जाए तो अनुसूचित जातियों की आर्थिक समस्या भी है, क्योंकि पहले इन्हें इच्छा अनुसार व्यवसाय चुनने का आज़ादी नहीं था, इन्हें अधिकार नहीं दिया गया था, और साथ ही साथ भूमि पर अधिकार नहीं था। तो इन्हें इन सभी चीज़ों से वंचित करना यह बहुत बड़ा समस्या का कारण बना था। डियर स्टूडेंट्स, अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को मैं आगे लेकर चलता हूँ, जिसमें कि 7वां प्रश्न हम लोग का है, अकाल से आप क्या समझते हैं। तो अकाल का जो डेफिनेशन हो जाएगा, अकाल में खाने की वस्तुओं का अभाव हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि खाने की वस्तुओं क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है, तथा खाद्य आपूर्ति के उत्पादन में कमी हो जाती है। अकाल 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक अकाल तथा मानव निर्मित अकाल। कभी कभी यह भी पूछ देगा कि अकाल के प्रकार बताइए। तो प्राकृतिक अकाल तथा मानव निर्मित अकाल है। डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है मैं उसमें आगे बढ़ता हूँ। जो हम लोग का 8वां प्रश्न है, प्राकृतिक निरोध क्या है। प्राकृतिक निरोध किसे कहते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं माल्थस जी के अनुसार। तो उत्तर जो इसका हो जाएगा, माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय बताएं।
प्राकृतिक निरोध एवं कृत्रिम निरोध। प्राकृतिक रूप से माल्थस का अभिप्राय प्राकृतिक आपदाओं कारण लोगों की मृत्यु होने से है, जिसके कारण जनसंख्या पर प्राकृतिक रूप से नियंत्रण हो जाता है। जैसे भूकंप, सुनामी या ऐसे जितने भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो इनके द्वारा लोगों की जो मृत्यु हो जाती है तो इससे भी जनसंख्या पर क्या होता है, नियंत्रण होता है, जिसे हम लोग प्राकृतिक निरोध के रूप में अध्ययन करते हैं। तो ये माल्थस जी के अनुसार प्राकृतिक और कृत्रिम निरोध के रूप में बंटवारा था। और प्राकृतिक निरोध का मतलब होता है जो प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों की मृत्यु होती है। अगला प्रश्न हम लोगों का है, वन पंचायत क्या है, बताइए। वन पंचायत हम लोग किसे कहते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड में महिलाओं ने वन पंचायत की स्थापना की। वन पंचायत की महिलाएं पौधशालाएं बनाकर छोटे पौधों का पालन पोषण करती हैं। इसके सदस्य आसपास के जंगलों की अवैध कटाई से सुरक्षा भी करते हैं। तो यह हमारा है वन पंचायत, और मुख्य रूप से इसे जो प्रारंभ किया गया था कहाँ पर, उत्तराखंड राज्य में। स्टूडेंट्स, जो हम लोग का 10वां प्रश्न है, संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसने निम्न जाति या जनजाति या अन्य समूह उच्च जातियों विशेषकर द्विज जाति की जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधाराओं का अनुसरण करते हैं। संस्कृतिकरण जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। तो ये जो अनुसरण करने की ये जो प्रक्रिया है और संस्कृतिकरण जो है जीवन शैली के एक अभिन्न अंग है, तो इसे ये जो सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, इसे संस्कृतिकरण कहलाता है। तो संस्कृतिकरण वास्तव में क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। तो यह जो हो जाएगा, आप संस्कृतिकरण यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों का उत्तर रख सकते हैं अपने पास। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं महत्वपूर्ण श्रृंखला में 11वें प्रश्न की ओर। व्यक्तिगत सामाजिक पहचान के क्या लक्षण हैं? तो जो हम लोग का 11वां प्रश्न है, व्यक्तिगत सामाजिक पहचान के क्या लक्षण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत सामाजिक पहचान में गर्व, तनाव, आत्मविश्वास या विभिन्न प्रकार की उलझनें हो सकती हैं। यह सभी लक्षण व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य तक सीमित हैं। तो ऐसे ही हम लोग को चीज़ें देखने को, कभी हमें गर्व भी होता है किसी चीज़ों को लेकर व्यक्तिगत रूप से, और तनाव भी, कभी कभी हम लोग तनाव में चले जाते हैं, कभी कभी हमारे आत्मविश्वास में क्या होती है, कमी भी हो जाती है, या कभी कभी उसमें वृद्धि भी हो जाती है। तो ये जो होता है व्यक्तिगत सामाजिक पहचान के सभी क्या हैं, लक्षण कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नहीं खोला है तो वहाँ पर जाकर जरूर उसे ओपन करके देख लें, क्योंकि वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए रखी गई है, और उन प्रश्नों की श्रृंखला कहीं आपसे छूट न जाए, तो इसके लिए आप एक बार जरूर वहाँ पर जाएं। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है? तो सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार के बारे में अगर हम लोग बात किया जाए तो सामाजिक बहिष्कार वे तौर तरीके हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है तथा पृथक रखा जाता है। सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है, मतलब किसी की इच्छा अनुसार नहीं होता है, तो वो सामाजिक बहिष्कार जो होता है अनैच्छिक होता है, अर्थात बहिष्कार एवं बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं में विरुद्ध कार्यान्वित होता है। तो ये जो होता है सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार होता है समाज से व्यक्ति को अलग कर देना, दूर रख देना, ठीक है, और वो भी उसकी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि उसके अनैच्छिक यह कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न हम सभी लोगों का है, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? यानी 13वां जो प्रश्न है, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा, क्षेत्रवाद सामान्यतः श्रेष्ठता का परिचालक माना जाता है जो विशेष कार्य शैली कारण अधिक प्रभावी होता है। संप्रभुता के लिए क्षेत्रवाद घातक माना जाता है। भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता के कारण पाया जाता है। तो क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? यह एक महत्वपूर्ण आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। भारत में सामाजिक परिवर्तन का क्या कारण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारण न तो केवल भारतीय विचार है और ना ही केवल पाश्चात्य विचार मतलब पश्चिमी सभ्यता, बल्कि यह भारतीय विचारों और पाश्चात्य विचारों का संयोग और उनकी पुनर्व्याख्या है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सम्मिलित रूप होता है, यानी पाश्चात्य विचार केवल ना और न केवल भारतीय विचार। तो भारत में जो सामाजिक परिवर्तन है ये दोनों के संयोग से ऐसा हो रहा है और यह उनकी पुनर्व्याख्या कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं अपने अंतिम और 15वें प्रश्न की ओर। हदबंदी अधिनियम के बारे में बताइए। तो हदबंदी अधिनियम वास्तव में क्या है? इन कानून के तहत एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय कर दी गई। प्रत्येक क्षेत्र में हदबंदी भूमि के प्रकार, उपज और अन्य इसी प्रकार के कारकों पर निर्भर थी। तो ये था हदबंदी अधिनियम। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।